हेलो स्टूडेंट, मैं उनीश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं। गाइस, आज के इस वीडियो में जो है आप लोगों को श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ाया जाएगा और इस वीडियो लेक्चर से आप लोगों का कम से कम 8 नंबर तैयार हो जाएगा। 8 नंबर यानी 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। श्वसन तंत्र से आपका इस बार 2024 में 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा श्वसन तंत्र से, और जो कि आपका आज तैयार हो जाएगा। वीडियो को मिस मत करना, वीडियो में अंत तक बने रहना। और ये चैनल जो है खासकर ग्रुप E1 के बच्चों के लिए है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन में भोजन का दहन कौन सी गैस की उपस्थिति में होता है। यानी एक होता है श्वसन, आपका 2 प्रकार का होता है, एक वायवीय श्वसन और एक अवायवीय श्वसन। तो आपको बताना है कि वायवीय श्वसन में जो होता है भोजन का दहन कौन सी गैस की उपस्थिति में होता है, ये बताना है। यानी भोजन जब आपके शरीर में जाता है तो उसका जो दहन होता है कौन सी गैस की उपस्थिति में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, बी है ऑक्सीजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है अमोनिया। तो इसमें से कौन सी गैस है। तो वायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्तनियों में यानी जो लोग जिनके कान होते हैं या फिर जो स्तनधारी होते हैं, फेफड़ों को बंद किए हुए वायुरुद्ध कक्ष में होता है। यानी कौन से स्तनियों में, ये बताना है कि फेफड़ों को बंद किए हुए वायुरुद्ध कक्ष होता है। डायफ्राम में होता है, क्रूरा में होता है, प्लूरा में होता है, एजाइकस में होता है। तो प्लूरा में होता है। कहाँ पे होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका जो होगा राइट हो जाएगा, प्लूरा में। क्योंकि प्लूरा ही जो होती है हमारी फेफड़े की सबसे बाह्य झिल्ली को कहा जाता है। यानी हमारे फेफड़े की सबसे बाह्य झिल्ली क्या होती है? प्लूरा होती है। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। ऊर्जा का सिक्का कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, यानी कॉइंस ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा का मुद्रा क्या कहलाता है, यही बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एटीपी। एटीपी क्या होता है? ऊर्जा की मुद्रा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अवायवीय श्वसन में मांसपेशियां उत्पन्न करती है। यानी अवायवीय श्वसन के दौरान जब अभिक्रिया होती है तो मांसपेशियों से क्या उत्पन्न होता है, ये बताना है। मांसपेशियों से लैक्टिक अम्ल निकलता है और ये लैक्टिक अम्ल जम जाने से जो होता है थकान की महसूस होती है अवायवीय श्वसन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लाल रुधिराणु में आरबीसीएस यानी रेड ब्लड कार्पसेल्स में किस प्रकार का श्वसन पाया जाता है। कहने का मतलब आरबीसी में जो होता है किस प्रकार का श्वसन पाया जाता है। वायवीय श्वसन होगा या फिर अवायवीय श्वसन होगा, या श्वसन ही नहीं होता है, या फिर वायवीय और अवायवीय दोनों हो सकता है। तो इसमें जो होता है आरबीसी में अवायवीय श्वसन होता है। कैसा श्वसन होगा? अवायवीय श्वसन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्वास क्रिया विधि नियंत्रित होती है। श्वास क्रिया विधि नियंत्रित होती है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा। तो आपका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा जो होता है श्वास की कार्यविधि संपन्न होती है या फिर नियंत्रित होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस जंतु में वायु सहित ऑक्सीजन स्पाइरकल में ट्रेकिया में प्रवेश करता है। यानी वायु सहित ऑक्सीजन स्पाइरकिल से ट्रेकिया में प्रवेश करता है। ट्रेकिया का मतलब जब आपके फेफड़े में जो होता है 2 स्थानों में आपकी श्वास विभक्त हो जाती है तब उसी को क्या कहा जाएगा? ट्रेकिया आपका। यानी ट्रेकिया का मतलब जिससे सांस आपके अंदर प्रवेश करेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है कॉकरोच, सेकंड ऑप्शन है मक्खी, थर्ड ऑप्शन है मच्छर, फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो इसमें जो होगा इन सभी में कैसा होता है? वायु सहित ऑक्सीजन होगा। तो ये ऑप्शन सभी हो जाएंगे, यानी इसमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह जंतु जिसमें
जल से ऑक्सीजन गिल द्वारा रुधिर में पहुंचती है? यानी कौन से जंतु में जल से ऑक्सीजन गिल्स द्वारा रुधिर में पहुंचता है? कौन सा ऐसा जंतु है ये बताना है। मनुष्य में, मछली में, मेढक के टैडपोल लार्वा यानी मेढक का जो बच्चा होता है उसमें, बी और बी दोनों में कह दिया है। ये डी नंबर ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों में। तो ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ से जो है ये वाला ऑप्शन मिस्टेक हो गया, तो इसमें हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों में गिल्स के द्वारा रुधिर में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थायराइड किसमें उपस्थित होता है? थायराइड, थायराइड आपका गले में होता है, तो कंठ लैरिंग्स कहाँ पे होगा? कंठ या फिर लैरिंग्स में। लैरिंग्स को ही हम क्या बोलते हैं? कंठ, और कंठ को ही हम बोलते हैं गला। तो गला में कौन सी ग्रंथि होगी? थायराइड ग्रंथि, जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्रावण करती है। आगे है, बुकलंग्स द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है। बुकलंग्स द्वारा जो श्वसन होता है वो वृक्षों में होता है। इसको आप लोग अच्छे से बढ़िया से क्लियर कर लेना। ये 10th नंबर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुकलंग्स के द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है किसमें? वृक्षों में होता है, वृक्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वसा के लिए श्वसन गुणांक यानी RQ होता है। श्वसन गुणांक बताना है, एक से अधिक, यानी वसा के लिए कितना होता है ये बताना है। 0 होगा या 1 से अधिक होगा या फिर 1 होगा या 1 से कम होगा। तो श्वसन गुणांक वसा के लिए आप लोग याद कर लीजिए 1 से कम होता है। कितना होगा? 1 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निश्वासित वायु में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा होती है। निश्वासित वायु में प्रतिशत मात्रा होती है ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, नियान की। यानी जो निश्वसन होता है इसमें ऑक्सीजन की सबसे, किस गैस की मात्रा जो होती है सबसे अधिक होती है ये बताना है। किसका प्रतिशत सबसे अधिक होता है? निश्वसन में, यानी इंस्पायरेशन श्वसन में। तो इसमें जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है सबसे अधिक होती है, क्योंकि CO2 हमारे शरीर के द्वारा जितना लिया जाता है उतना ही छोड़ दिया जाता है। निश्वसन का मतलब सांस बाहर छोड़ना, और निश्वसन का मतलब सांस अंदर लेना। निश्वासनीय वायु में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होती है? निश्वासनीय वायु में लगभग कितनी होती है? 17%। तो ऑप्शन में आपका 16.3% है, तो ये ऑप्शन आपका ए वाला राइट हो जाएगा। श्वसनीय एंजाइम उपस्थित होते हैं जीवाणु के कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्गी काय में, प्लाज्मा झिल्ली में, या फिर अंतःप्रद्रव्य जालिका में। कहाँ पे उपस्थित होगा ये बताना है। तो इसमें जो प्लाज्मा झिल्ली होती है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो होती है श्वसनीय एंजाइम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य के लिए हेमोग्लोबिन अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़े होते हैं? हेमोग्लोबिन अणु के साथ ये बताना है कितने आपके ऑक्सीजन अणु। कहने का मतलब जब आपका फेफड़े में हेमोग्लोबिन जो आपका रुधिर आता है तो कितने ऑक्सीजन को लेकर के जाता है? तो 4 ऑक्सीजन के अणुओं को लेकर के जोड़ता है या फिर जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह अवस्था जब फेफड़े सिकुड़ जाते हैं विशेष रूप से कुपिका, एटेलेक्टेसिस, ओलियोमाइलिटिस, दमा या फिर अधिरोहण, इसमें से कौन सी अवस्था है जिसमें फेफड़े आपके सिकुड़ जाते हैं? कौन सा रोग हो जाने पर? तो दमा रोग ही एक ऐसा आपका जो अस्थमा रोग होता है, इसमें एक ऐसा ही ये रोग है जिसके द्वारा आपके फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, विशेष रूप से कुपिका जो होती है। कुपिकाएं कहने का मतलब एल्वोलाई आपके फेफड़े में सिकुड़ जाती है। अनाक्सीकृत श्वसन होता है किसमें? चींटी में होगा, केचुए में होगा, इकाइनोडर्म में होगा, फीता कृमि में होगा। तो कौन से ऑप्शन में अनाक्सीकृत श्वसन यानी बिना ऑक्सीजन के श्वसन हो जाता है ये बताना है। तो फीता कृमि में, यानी जो आपके चपटे कृमि होते हैं इसमें बिना ऑक्सीजन वाला श्वसन होता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निश्वसन के समय की वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। निश्वसन के समय वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 20%। तो आपका ये वाला बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20% जो होता है निश्वसन के समय वायु में ऑक्सीजन की मात्रा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह कौन सी मुख्य अवस्था है जिसमें CO2 का स्थानांतरण रुधिर द्वारा होता है? कौन सी अवस्था जिसमें CO2 का स्थानांतरण रुधिर द्वारा होता है? पहला है कार्बोनिल अम्ल द्वारा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन द्वारा, बाइकार्बोनेट द्वारा, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन द्वारा। कौन सी अवस्था है जिसमें CO2 का स्थानांतरण होता है? तो बाइकार्बोनेट के द्वारा क्या होता है? ये CO2 का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। परम निःश्वसन के समय निःश्वसित हो सकने वाली अत्यधिक वायु की मात्रा है अवशिष्ट आयतन, टाइडल आयतन, फेफड़ीय आयतन, फेफड़ों की वाइटल क्षमता। यानी अवशिष्ट आयतन होगा कि टाइडल आयतन होगा कि फेफड़ीय आयतन होगा या फिर फेफड़ों की वाइटल क्षमता होगी। परम निःश्वसन के समय निःश्वासित हो सकने वाली अत्यधिक वायु कैसी होगी, ये बताना है। तो फेफड़े की वाइटल क्षमता जो होती है इसी की तरह सबसे अधिक होती है, फेफड़े की वाइटल क्षमता की तरह। तो कोष्ठगिल पाए जाते हैं, कोष्ठगिल यानी पाउच्ड गिल्स जो होते हैं किसमें पाए जाते हैं? मछलियों में होगा या साइक्लोस्टोम्स में होगा, उभयचरों में होगा, जलीय स्तनधारियों में होगा। तो साइक्लोस्टोम्स ही एक ऐसा आपका इसमें जंतु है जो कोष्ठगिल्स पाए जाते हैं साइक्लोस्टोम्स में। ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 20 वाला। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य में दायां फेफड़ा होता है, यानी दाहिना फेफड़ा में कितने पाली होगा और बाएं फेफड़े में कितने पाली होगा, ये बताना है। तो इसमें जो आपका दाहिना फेफड़ा होता है ये 3 पाली युक्त होता है, 3 पाली युक्त होता है। इसीलिए आपका दाहिना फेफड़ा जो होता है ये थोड़ा बड़ा होता है किसके? बाएं फेफड़े से। दाहिना फेफड़ा बड़ा होगा, बायां फेफड़ा छोटा होगा। अगर यहीं पर बायां फेफड़ा पूछता तो इसका आंसर हो जाता द्विपाली युक्त होता, लेकिन पूछा है दाहिना तो दाहिना बड़ा होगा, बायां छोटा होगा, 3 पाली युक्त होगा। जोंक का श्वसन अंग है, यानी जोंक में श्वसन जो होता है किसके द्वारा होता है? जोंक आपका ये एनेलिडा संघ का जंतु है, तो इसमें जो होगा त्वचा के द्वारा हो जाएगा, त्वचा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन हवा की कंडीशनिंग में सहायक है? कंडीशनिंग में सहायक है कौन सी चीज है ये? नासा कक्ष है या फिर नासा छिद्र है, ग्रसनी है, कोपिकाएं हैं। कौन सा है कंडीशनिंग में सहायक है? कोपिकाएं, यानी जो एल्बोलाई जो होती है ये हवा के प्रेशर में आपकी सहायता करती है। कौन? एल्बोलाई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फेफड़े की कुल क्षमता होती है, फेफड़े की कहने का मतलब फेफड़े में कितनी क्षमता होती है ये बताना, कुल कितनी क्षमता होगी। तो 5800 ml क्षमता होती है। कितना होगी? 5800 ml इसकी क्षमता होती है। गाइस अगर इसी तरह के वीडियो अगर आपको और चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल जो है आप लोगों के लिए खासकर ग्रुप E1 के लिए बनाया गया है और ग्रुप E1 के सभी बच्चे इसमें जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।